This is the first question which already we have discussed in the last lecture. In short, I will explain once again. The self-inductance L of solenoid of length L and area of cross-section A means here length self-inductance L, length is small l and area is A with a fixed number of turns. This number of turns is constant. Okay, with fixed number of turns n increases as. Okay, means self-inductance स्मॉल l मतलब लेंथ एंड एरिया इसके साथ कैसे चेंज होता है, कैसे इंक्रीज होता है. नाउ l इक्वल टू न्यू जीरो एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय l. अब देखो लेंथ इंक्रीज हुआ तो सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज होगा, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो l इंक्रीज हुआ तो देखो l सेल्फ इंडक्टेंस एंड लेंथ स्मॉल l, लेंथ डिक्रीज होगा तब l इंक्रीज होगा. l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, a के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब a इंक्रीज हुआ तो सेल्फ इंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा. सो हियर l डिक्रीज होना चाहिए एंड a इंक्रीज होना चाहिए, तब जाके कैपिटल L इंक्रीज होगा, सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा. तो उस हिसाब से हमने ऑप्शन बी को करेक्ट बोला था. जब स्मॉल l डिक्रीज होगा एंड ये जो ऊपर दिया हुआ है एरिया, तब जाके सेल्फ इंडक्टेंस वहाँ पे इंक्रीज होगा. मतलब L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. स्मॉल l को डिक्रीज करो, L इंक्रीज होगा, कैपिटल L. एरिया इंक्रीज करो, L भी इंक्रीज होगा. नाउ ये हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था. जो लोग नहीं थे वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एक्चुअली इसमें हमने क्या किया था, इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन. नाउ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है करंट. ओके, नाउ अगर हमें यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होगा I इक्वल टू ई बाय आर. अब R दिया हुआ था, स्मॉल e नहीं दिया था, सो स्मॉल e इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी हमने यूज किया, एन डी फाइव बाई डी टी. अब देखो यहाँ पे n दिया हुआ था, डी फाइव नहीं दिया था, तो उस वजह से हमने उसको किया फाइव टू माइनस फाइव वन. डी टी हमें दिया हुआ है फाइव टू, ए बी सी हमने लॉजिक उसके लिए यूज किया था. ए बी सी देखो फाइव टू इट इज ए बी सी, बी का वैल्यू रख दिया, ए का वैल्यू रख दिया, कॉस ऑफ जीरो यहाँ पे किया था. वही हिसाब से वापस फाइव वन निकाला हमने, यहाँ पे फाइव वन निकाला हुआ है, ए बी सी वही लॉजिक यूज किया है. एंगल चेंज है, वहाँ पे 180 लिया था, यहाँ पे कॉस जीरो लिया है. उस हिसाब से हमारा जो आंसर यहाँ पे मैच हुआ था इट वाज ऑप्शन बी. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हम ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वहाँ पे हमने स्टॉप किया था. विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. एज शोन इन फिगर, अ मेटल रॉड मेक्स कॉन्टैक्ट विद अ partial circuit and completes the circuit. The circuit area is perpendicular to the magnetic field. परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री लिया है. मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, हमें निकालना है फोर्स, फोर्स निकालना है, वेलोसिटी दिया है. अब देखो F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा है. अब एंगल मेरे पास है, यहाँ पे दिख रहा है. नाउ लेंथ भी दिया है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, बी भी दिया है 0.15, आई यहाँ पे दिया नहीं है. नाउ वी नो दिस आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर. ई डिवाइडेड बाय आर बस यहाँ पे करना पड़ेगा, पर यहाँ पे अगर आपने अच्छे से देखा तो ई भी नहीं दिया है, स्मॉल ई कहीं पे भी नहीं दिखेगा आपको. तो ई के लिए हमें करना पड़ेगा स्मॉल ई इक्वल टू बी एल वी. अब देखो बी का वैल्यू दिया है 0.15, एल दिया है 50 सेंटीमीटर, सो 50 इंटू 10⁻⁻² एंड वी दिया है 2. ओके, मतलब ये 50 इंटू 2 हो गया 100, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड स्मॉल ई बचेगा 0.15 वोल्ट.
ओके, 0.15 आ गया स्मॉल ई का वैल्यू यहाँ पे रख दो 0.15 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस आर. Okay, now this R is how much? 3. Now 15 into 10 raised to minus 2 लिखते हैं इसको, divided by 3. So it is 5 into 10 raised to minus 2, मतलब 0.05. ये आ गया हमारा I. ओके, नाउ हमें एक्चुअली F निकालना है. F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा. F इक्वल टू I कितना आया हमारा 5 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 2. B कितना है 0.15. L दिया है यहाँ पे 50 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 2 साइन ऑफ 90 डिग्री. ओके, नाउ बस इसको सिंप्लीफाई कर दो. नाउ दिस F, नाउ इसका अगर हमने पूरा कैलकुलेशन किया तो देखो I का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है 0.05. ओके, मतलब ये पूरा वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया. नाउ लेंथ क्या है 50 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, मतलब ये 0.5 है. 50 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 मतलब 0.5 इंटू बी दिया है 0.15, साइन 90 हो जाएगा 1. अब इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो आई थिंक ये मैच होगा किसके साथ 3.75. 3.75 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 के साथ मैच होगा. रीड आउट ऑल द स्टेप्स. थ्री 3.75 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 न्यूटन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. और 2 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड रोटेट्स विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है ओमेगा. ये लेंथ दिया है अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड. द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्कुलर मेटालिक रिंग. अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर. द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग इज. देखो इस टाइप के हमने दो प्रॉब्लम ऑलरेडी देखे हैं. सेंटर एंड रिंग मतलब अगर मुझे ईएमएफ निकालना है अबाउट सेंटर एंड सम रिंग, ईएमएफ निकालना है तो उस केस में हम हमेशा यूज करते हैं E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. इसके पहले हमने इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर. नाउ इट इज हाफ बी कितना है यहाँ पे 0.5 है. ओमेगा दिया है 200. ओके, एंड यहाँ पे करना पड़ेगा हमें एल का स्क्वायर. एल का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर. नाउ हियर दिस 2 विल गेट कैंसल. सो इट इज 2 into this 200, it is 400 into 1 by 2. So it is 200. EMF आना चाहिए आपका 200 वोल्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये थर्ड प्रॉब्लम है, सेम टाइप का आया है, बहुत बार पूछा है इसलिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन.
नेक्स्ट वन वही टाइप का है वापस से। अ सर्कुलर कॉपर डिस्क 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर रोटेट्स एट 1800 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है 1800 आरपीएम। आरपीएस करना पड़ेगा ना, 1800 डिवाइडेड बाय 60, सो इट इज 30 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 30 हर्ट्ज। उसके बाद में अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट सेंटर एंड राइट एंगल टू द डिस्क। ओके, राइट एंगल बोला है। अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ इंडक्शन बी ऑफ 1 वेबर per meter square is perpendicular to the disk. B is given 1 Tesla. What potential difference is developed between the axis of the disk and the rim? पोटेंशियल डिफरेंस उसने पूछा है, मतलब वही ईएमएफ हमें निकालना है। E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर। हाफ इज हाफ। अब देखो बी का वैल्यू दिया है यहाँ पे 1। अब ओमेगा तो दिया नहीं है, ओमेगा मतलब होता है 2πf, so it is 2π into f. F is 30, so it is 60π. ओके, सो दिस ओमेगा आ गया 60π इंटू एल का स्क्वायर। अब लेंथ यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा। नाउ डायमीटर उसने कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर लेंथ मुझे लेना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर दिया है तो लेंथ मुझे लेना पड़ेगा 5 इंटू 10⁻²। क्योंकि देखो उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रीम। मतलब ये जो एक्सिस होगा एंड ये जो पूरा आपका रीम होगा, इसके बीच का पोटेंशियल उसने पूछा है, इसके बीच का। मतलब मुझे रेडियस लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। एंड डायमीटर दिया है उसने 10 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। पर इस एक्सिस के एंड इस रीम के बीच का पूछा है, मतलब मुझे रेडियस लेना पड़ेगा। लेंथ इक्वल टू आर हो जाएगा यहाँ पे, एल इक्वल टू आर, सो 5 सेंटीमीटर। सो 5 इंटू 10⁻²। अब ये लेंथ है तो लेंथ का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, सो ये आ गया इसका स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस वन, हियर इट इज 1, हियर इट इज 30, सो 30π, it is 30π into 25 into 10⁻⁴। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। नाउ इसको मैचअप करो। इसको अगर अप्रोक्सीमेशन किया एंड ये 10⁻⁴ अगर आपने कंसिडर किया तो ये मैच होगा, देखो 0.23 के साथ। ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है ना। ओ नेक्स्ट वन, द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स कॉइल अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉइल। क्या बोल रहे हो, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स अ कॉइल अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉइल। एक कॉइल है, ओके इसके अलोंग ये मूव हो रहा है, पासिंग थ्रू इट सेंटर, और कहाँ से पास हो रहा है, उसके सेंटर से पास हो रहा है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मतलब ये एक्चुअली इस दिशा में होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, इस पॉइंट के अबाउट ये मूव हो रहा है, जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता हूँ। आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि कॉइल के परपेंडिकुलरली, प्लेन को परपेंडिकुलरली मूव हो रहा है।
द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल व्हेन व्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट इज। नाउ देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मेरे पास एक कॉइल है, ये कॉइल है, ओके। नाउ इसकी तरफ एक मैग्नेट आ रहा है एंड मैग्नेट का कौन सा पोल आ रहा है, एन पोल आ रहा है। अब देखो अगर इसके पास मैग्नेट आ रहा है, मैग्नेट कॉइल के नजदीक आ रहा है, कॉइल स्टेशनरी है, कॉइल रेस्ट पे है एंड मैग्नेट मूविंग है। इसके पास कौन आ रहा है, इसके पास एन पोल आ रहा है। अब देखो जब कभी भी मैग्नेट कॉइल के नजदीक आता है तो कॉइल उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब नजदीक आता है तब कॉइल क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा ताकि वो दूर जाना चाहिए। ओके, मतलब एन पोल इसके नजदीक आ रहा है, इसको मैग्नेट को रिपेल करना है, मतलब कॉइल में कौन सा पोल फॉर्म होगा, ऑब्वियसली एन पोल फॉर्म होगा। याद रखो अगर एस पोल कॉइल की तरफ आ रहा है तो कॉइल में एस पोल फॉर्म होगा। अगर कॉइल की तरफ एन पोल आ रहा है तो कॉइल कॉइल में कौन सा पोल फॉर्म होगा, एन पोल। समझो एक कॉइल है एंड एस पोल एन पोल इस तरीके से है एंड मैग्नेट अब दूर जा रहा है। मैग्नेट अगर कॉइल से दूर जा रहा है तो उसको एन को अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, मतलब कॉइल में एस पोल फॉर्म होगा। गेटिंग द पॉइंट, मतलब जब दूर जाता है तब अपोजिट पोल फॉर्म होता है एंड जब नजदीक आता है तब सेम पोल फॉर्म होता है। जब नजदीक आता है तब रिपल्शन करना होता है इसलिए सेम पोल फॉर्म होता है। जब दूर जाता है तब अट्रैक्ट करना होता है इसलिए अपोजिट पोल फॉर्म होता है। नाउ अब यहाँ पे देखो एन पोल फॉर्म हो गया है। अगर एन पोल अगर कॉइल में फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये बताया मैंने सब, ओके। अगर एन पोल फॉर्म हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है एंड अगर एस पोल फॉर्म हुआ है मतलब करंट कैसे फ्लो हुआ होगा, क्लॉकवाइज। सो एस पोल के लिए क्लॉकवाइज। मैंने बोला था सुबह हम क्लॉक देखते हैं, तो जब एस पोल फॉर्म होता है तब क्लॉकवाइज एंड एन पोल फॉर्म हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Two coils A and B are separated by certain distance. ये फर्स्ट कॉइल है समझो A एंड ये सेकंड कॉइल है समझो B। दोनों में कुछ तो डिस्टेंस है D। इफ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू A से करंट फ्लो हुआ है 4 एम्पियर। अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 10⁻³ वेबर पासेस थ्रू B। तब B से जो फ्लक्स पास हुआ है, A से करंट फ्लो हुआ 4 एम्पियर, तब B से फ्लक्स पास हुआ 10⁻³ वेबर। 4 एम्पियर की वजह से B में 10⁻³ वेबर फ्लक्स चेंज हो गया, मतलब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट मुझे लग रहा है। एंड इस केस में B के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हुआ था। केस 1 में करंट सिर्फ A कॉइल में फ्लो हुआ था और उसकी वजह से B में फ्लक्स चेंज हुआ था 10⁻³ वेबर। इफ नो करंट पासिस थ्रू A एंड करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिस थ्रू B। अब देखो केस 2 में B से करंट फ्लो हुआ है 2 एम्पियर का, देन फ्लक्स थ्रू A, तब A के अबाउट फ्लक्स कितना चेंज होगा। मुझे सीधे सीधे यहाँ पे लग रहा है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट है, ओके। अब देखो इसमें हुआ क्या है, आई विल राइट विद द रेड कलर। फर्स्ट केस, फ्लक्स ऑफ B इक्वल टू M ऑफ IA। देखो हमारा मास्टर जो फॉर्मूला है ना, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड फ्लक्स इक्वल टू हम इसको लिखते हैं MI। मैंने बोला था SP इसको लिखना है, क्या लिखना है इसको, SP। अब देखो फ्लक्स चेंज हुआ है सेकंड कॉइल का एंड करंट चेंज हुआ है फर्स्ट कॉइल का। देखो फ्लक्स चेंज हुआ है सेकंड कॉइल का, B कॉइल का, एंड करंट किसका चेंज हुआ है, फर्स्ट कॉइल का, ओके। इस हिसाब से M क्या आएगा फिर, M इक्वल टू फ्लक्स ऑफ B टू द करंट ऑफ A।
फ्लक्स ऑफ बी कितना है 10⁻⁻3, करंट ऑफ ए कितना है 4। ओके, सो ये आ गया 1/4, मतलब 0.25 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी इसका यूनिट आएगा। एम मुझे मिल गया है यहाँ पे। अब देखो केस 2 के लिए यही मुझे कंसेप्ट वापस से करना है। नाउ वही रिलेशन वापस से अप्लाई करो। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे लिया फ्लक्स ऑफ ए एम, तो करंट ऑफ किसका आएगा बी आएगा ना, करंट किसका आएगा बी आएगा। फ्लक्स ए का लो, करंट बी का लेना पड़ेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये, म्यूचुअल इंडक्टेंस याद रखो। नाउ फ्लक्स ऑफ ए मुझे निकालना है, एम एम ऑलरेडी मैंने निकाला है यहाँ पे 0.25 इंटू 10⁻⁻3 एंड आई बी तो मुझे दिया है, इट इज 2। सो फ्लक्स ऑफ ए इक्वल टू इट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻3। ओके, अब देखो 0.5 इंटू 10⁻⁻3 ऐसा कोई ऑप्शन डायरेक्टली मैच नहीं हो रहा है, तो मुझे इसको करना पड़ेगा 5 इंटू 10⁻⁻4 वेबर फ्लक्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। याद रखो हमने जो लॉजिक यहाँ पे यूज किया है ना, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ पे लॉजिक बताया था एस पी, सेकंड का फ्लक्स चेंज होता है, करंट प्राइमरी का होता है। ओके, जब फर्स्ट कॉइल का करंट चेंज हुआ, फ्लक्स सेकंड का चेंज हुआ। जब फ्लक्स फर्स्ट का चेंज हुआ था, तब करंट डेफिनेटली सेकंड का चेंज हुआ होगा। द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। अब देखो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, सर्किट हमारे सामने है। नाउ इंडक्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का लॉजिक आपको पता है। सीरीज जब हम इंडक्टेंस के लिए करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम करते हैं L1 प्लस L2। पैरेलल जब हम करते हैं इंडक्टेंस के केस में 1/LP इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 हम करते हैं, 1/L1 प्लस 1/L2। अब देखो 4 इंडक्टेंस मुझे दिख रहा है। ये जो फर्स्ट वाला है ये इसके साथ कैसा है, पैरेलल में है। ये इसके साथ कैसा है, पैरेलल में है। ये इसके साथ कैसा है, पैरेलल में है। मतलब ये चारों के चारों पैरेलल में है। तो उसने ऐसे ही इस सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड दिखाया। इसको मैं एकदम सिंपल कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसी सर्किट को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये चारों के चारों कैसे हैं, पैरेलल में है। अब देखो चारों के चारों पैरेलल में है, ये है 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो मुझे 1/LP करना पड़ेगा, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस 1/L4। सो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। सो 1/LP आएगा 4/4। सो इट इज 1। ओके, सो LP आएगा 1 हेनरी। इफेक्टिव इंडक्टेंस कितना आया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वो आया 1 हेनरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Last question of this chapter. A boy pedals a stationary bicycle. The pedal of bicycle are attached to a 200 turn coil, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स दिए है 200 ऑफ एरिया दिया है। द कॉइल रोटेट्स एट हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे हाफ रिवॉल्यूशन उसने बोला है पर सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 0.5 हर्ट्ज हो गया ना, या 1/2 हर्ट्ज इसको बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज या फिर 1/2 हर्ट्ज हो गया। एंड इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
इसका इंडक्शन भी दिया है बी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल इज। नाउ एक्चुअली मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है, मतलब ई ज़ीरो मुझे यहाँ पे निकालना है। पीक ईएमएफ हम उसको बोलते हैं, पीक वोल्टेज हम उसको बोलते हैं। नाउ यहाँ पे देखो ई इक्वल टू बी एल भी वगैरह नहीं चलेगा यहाँ पे, आप गिवन डेटा के साथ इसको मैच करके देखो। नाउ यहाँ पे जो हम लॉजिक यूज कर सकते हैं, इट इज एन ए बी ओमेगा, इट इज एन ए बी ओमेगा। नाउ एन कितना दिया है 200, ए दिया है 0.10, बी दिया गया है 0.02 एंड ओमेगा दिया है हमें 2 पाई एफ। एफ कितना है 0.5, मतलब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ दिस 2 एंड दिस 0.5 विल गेट कैंसल। अब देखो यहाँ पे बचा कौन, ये 2 0 के साथ ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचा 0.04 इंटू 3.14। देखो ये 0.04 आएगा इसके साथ, एंड ये पाई मतलब 3.14, मतलब मेरा जो आंसर है यहाँ पे इट शुड बी, देखो यहाँ पे 4 इंटू 3 है ना, मतलब 1 2 इस रेंज में मेरा आंसर होना चाहिए, 12 की रेंज में। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो ये 1.26 इस रेंज में मेरा आंसर यहाँ पे मैचअप होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ देखो इस चैप्टर में हमने जो रिलेशंस देखे, कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलेशंस थे। नाउ इट वाज E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ओके, अगर नंबर ऑफ टर्न मेंशन किया तो N डी फाई बाई डी टी यहाँ पे आएगा। उसके बाद में मैंने बताया था फ्लक्स इक्वल टू ए बी सी, सी को लिखना है कॉस थीटा। ओके, नाउ उसके बाद में और एक जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये फ्लक्स निकालने के लिए, ये ईएमएफ निकालने के लिए है। अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो आप बीएलवी भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे वेलोसिटी होना जरूरी है, मतलब आप जिसके लिए ईएमएफ निकाल रहे हैं ना, तो वो मूविंग कंपोनेंट होना चाहिए, तभी उसके पास वेलोसिटी होगा, तभी आप ईएमएफ निकाल सकते हैं। अब देखो ईएमएफ निकालने का और एक तरीका हमने देखा है, रोटेटिंग अगर रॉड होगा, रोटेटिंग रॉड मतलब कुछ ऐसा एक सेंटर है फिक्स्ड, ऐसा घूम रहा है वो अबाउट इटसेल्फ, एंड कुछ रिंग वगैरह यहाँ पे घूम रहा है लाइक दिस। तो इस केस में ईएमएफ निकालने के लिए E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर हम यूज करते हैं, बी ओमेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। नाउ ये सब रिलेशन हमने ऑलरेडी देखे हैं। नाउ इसमें रेट, देखो रेट के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था पावर के लिए, जिसको हमने बोला था रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क, हम उसको बोलते हैं रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क। हम इसको P से यहाँ पे डिनोट करेंगे, इट वाज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। ओके, ये भी रिलेशन हमने एक निकाला था। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस की केस में फ्लक्स इक्वल टू हम लिखते हैं एल आई, फ्लक्स इक्वल टू एल आई, और सेल्फ इंडक्टेंस की केस में हम लिखते हैं E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये सब केसेस सेल्फ इंडक्टेंस के हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ और सेल्फ इंडक्टेंस के हमने कुछ रिलेशंस देखे थे, एल बाय एल जिसको हमने बोला था, इट वाज न्यू जीरो एन स्क्वायर। नाउ इसको हम ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर भी लिखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो एल है ना, इसको हमने यहाँ पे सेंड किया है एंड इसको सिंप्लीफाई किया है।
या फिर इसको हम सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, L इक्वल टू न्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल, सीधे सीधे L इधर चला गया, ये भी सेल्फ इंडक्टेंस का मैटर है, ये सब का सब मैटर सेल्फ इंडक्टेंस का है, न्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल। नाउ एनर्जी डेंसिटी का भी हमने फॉर्मूला देखा था, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हमने फाइनली लिखा था बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 न्यू जीरो। ओके, इसके बाद में टर्न्स गोज टू फ्लक्स in case of the mutual inductance, flux equal to mi, it is about mutual inductance। now mutual inductance में क्या होता है, flux equal to मी, flux equal to mi। म्यूचुअल इंडक्टेंस में और एक रिलेशन है m di/dt, हमने उसको लिखा था E इक्वल टू माइनस एम di/dt। नाउ एक रिलेशन हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज किया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग m इक्वल टू k अंडर रूट L1 L2, ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का कंसेप्ट था। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की कुछ लॉजिक्स मैंने आपको बताए थे यहाँ पे, E is directly proportional to N and it is inversely proportional to I। So इससे रिलेशन बनता है ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP इक्वल टू IP बाय IS, ये ट्रांसफॉर्मर का रिलेशन यहाँ पे बना था। ओके, यहाँ पे इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर भी हमने यूज किया था। इनपुट पावर मतलब प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस होगा EP IP इक्वल टू ES IS, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर का रिलेशन भी हमने यूज किया था। एंड ट्रांसफॉर्मर की केस में EMF ऑफ सेकेंडरी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इनटू d∅dt, ये रिलेशन भी हमने यूज किया था। प्राइमरी के केस में आएगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इनटू d∅dt, ये सब रिलेशंस हमने इस चैप्टर में यूज किए हैं। ये है आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर या फिर इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सब रिलेशंस आपको यहाँ पे याद रखने, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं।